बस यही मसला है जनाब, वो नवादरात किसी को नहीं दिखाते। उन्होंने हवेली के नीचे खुफिया तहखाने बनाए हुए हैं जहाँ ये नवादरात मौजूद हैं, और वहाँ उन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त साइंस से हिफाजती इक़दाम कर रखे हैं। मैं बचपन में एक बार वहाँ गया था, उसके बाद आज तक नहीं जा सका, नौजवान ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, चाय वाकई बेहद अच्छी थी, इमरान ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार कस्बे से निकलकर तेज रफ्तारी से वापस दारुल हुकूमत की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसे मालूम था कि उसका फ़ौन मिलते ही जोसेफ और जवाना दोनों दारुल हुकूमत से चल पड़े होंगे, और जवाना की 8 सिलेंडर कार किसी जेट जहाज की तरह दौलतगढ़ की तरफ बढ़ रही होगी, इसलिए लाजमन रास्ते में ही टकराव हो जाएगा। और वही हुआ। दारुल हुकूमत वाली मेन रोड तक पहुंचने से पहले ही उसे दूर से जवाना की कार आती हुई दिखाई दी, तो इमरान ने मखसूस अंदाज में हेडलाइटें जलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया और फिर कार एक साइड पर करके रोक दी। चंद लम्हों बाद ही जवाना की कार भी उसके करीब आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर जोसेफ था। इमरान कार से नीचे उतर आया था, इसलिए जोसेफ और जवाना भी कार से नीचे उतर आए थे। बड़े अरसे बाद आपने मुझे किसी काम के लिए याद किया है मास्टर, वरना उस राना हाउस में रह रहकर मुझे तो हकीकतन जंग लग गया है। जवाना ने कार से उतरकर इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा, जोसेफ की तरह खालिस फौलाद के बन जाओ, स्टेनलेस स्टील, फिर ये जंग वगैरह का मसला खत्म हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जवाना बेख्तियार हंस पड़ा। बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो जवाना को अफ्रीका के कदीम मबदों की सैर करा आऊं, फिर इसे यहाँ जंग लगने का खतरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान उसकी इस खूबसूरत बात पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, जब से तुमने शराब छोड़ी है तुम्हारा ज़हन खासा तेज होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल तुम अफ्रीका में मौजूद कदीम मबदों के खंडरात की बजाय यहाँ इसे दौलतगढ़ के कदीम खंडरात की सैर करा लाओ। हो सकता है इसे अफ्रीकी चुड़ैलों की बजाय कोई पाकिस्तानी चुड़ैल पसंद आ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल क्या मतलब बॉस, चुड़ैल भी यहाँ मौजूद है? जोसेफ ने यकलख्त खौफजदा होते हुए कहा। वो इस तरह इधर उधर देखने लगा था जैसे उसे खतरा हो कि अभी किसी दरख्त के पीछे से कोई चुड़ैल निकलकर उसकी तरफ झपट पड़ेगी। सुनो जवाना, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि यहाँ एक एक्रेमियन सयाह लड़की डिक्चा यहाँ के एक मकामी नवाब अरसलान की हवेली में मेरे साथ गई है। नवाब अरसलान ने उसे जिस तरह रोकने की कोशिश की है उससे मुझे शक सा पड़ गया है कि कोई ना कोई खास बात ऐसी है जिसकी वजह से नवाब अरसलान उसे रोक रहा है। तुमने बज़ाहिर यहाँ मौजूद खंडरात की सैर करनी है और तुम भी सयाह हो और यहाँ नवादरात की तलाश में आए हो, लेकिन तुमने दरअसल उस लड़की डिक्शा की निगरानी करनी है। जब डिक्शा वापस दारुल हुकूमत जाए, किसी भी तरह से जाए, तो तुमने उसे उस वक्त अगवा करना है जब वो अकेली हो, और फिर उसे राना हाउस ले आकर बंद कर देना और मुझे फ़ोन कर देना। इमरान ने जवाना को तफसील समझाते हुए कहा, और फिर उसने डिक्शा के हुलिया के साथ साथ उसे नवाब अरसलान का हुलिया और उसकी हवेली की भी तफसीलात समझा दी। यस मास्टर, जवाना ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, और इमरान वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। और चंद लम्हों बाद उसकी कार एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसे दरअसल इस बात पर शक हुआ था कि नवाब अरसलान ने आखिर डिक्शा को इस तरह रोकने की कोशिश क्यों की थी। फिर रिचर्ड का उससे मिलना और उसे लालच देकर दौलतगढ़ नवाब अरसलान के पास भेजना, ये सब कुछ मशकूक नजर आ रहा था। हालांकि बज़ाहिर कोई खास बात सामने ना थी, इसलिए उसने जोसेफ और जवाना को यहाँ बुलाया था कि चलो अगर कोई बात सामने ना भी आई तब भी वो राना हाउस से निकलकर कुछ सैर वगैरह कर लेंगे। पुलिस कमिश्नर जैकब का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा हुआ था। वो इस वक्त अपनी सरकारी रिहाइशगाह के कमरे में बैठा हुआ था। ये कमरा उसने घर पर सरकारी काम करने की गर्ज से दफ्तर के अंदाज में सजाया हुआ था। आज सुबह से उसे मुसलसल बुरी खबरें मिल रही थी। वो बाहैसियत पुलिस कमिश्नर तो ये खबरें उसके लिए खुशगवार थी, लेकिन ये उसका दिल ही जानता था कि ये खबरें ज़ाती हैसियत से उसके लिए किस कदर नाखुशगवार साबित हो रही थी। पहले उसे इत्तला दी गई कि लकी स्टार गेम हाउस में मास्टर टूडी और उसके 2 साथियों को उसके दफ्तर में किसी ने गोलियों से उड़ा दिया है, और वो पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। वहां उसे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि कोई मौजिज़ आदमी काउंटर पर आया और उसने अपना नाम अल्फांसो बताया था और कहा था कि वो नाराक से आया है, और काउंटर गर्ल ने उसे दफ्तर भिजवा दिया था। इसके बाद उस आदमी को वापस जाते हुए किसी ने मार्क ना किया था। काउंटर गर्ल से
उस अल्फांसो का जो हुलिया मालूम किया गया था वो आम सा था, उसमें कोई खास बात ना थी, इसलिए तहकीकात की गाड़ी आगे न चल सकी। बहरहाल पुलिस ने कातिल की तलाश का काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अभी चंद लम्हे पहले उसे इत्तला मिली कि टॉप बार का मालिक मार्थम, ग्रीन गेम क्लब का मालिक टोनी और एक फ्रीलांसर गुंडा लॉरेंस, इन सबको यके बाद दिगरे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। ये चारों रॉसफील्ड के बड़े गुंडे थे। इस लिहाज से बाहिसियत पुलिस कमिश्नर जैकब के लिए उनकी हलाकत खासी खुश आइंद खबर थी, लेकिन ये जैकब का दिल ही जानता था कि इन खबरों से उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। वो किलर्स का चीफ था और ये चारों अफराद भी किलर्स के अहम और सरकर्दा लोग थे, और उनकी इस तरह अचानक हलाकत से एक लिहाज से ग्रुप का ही खात्मा हो गया था, और वो तमाम मिशंस जो उन लोगों के जिम्मे थे उन सब पर भी फौरी तौर पर कार्रवाई रुक गई थी, और अब उसे नए सिरे से उस ग्रुप को बनाना पड़ेगा। उसे दरअसल गुस्सा इस बात पर था कि आज इन चारों को इस तरह क्यों और किसने हलाक किया होगा। सिर्फ मास्टर टूडी के कातिल के बारे में मालूम हुआ था, बाकी के मुतालिक तो कुछ भी मालूम ना हो सका था, और अब वो बैठा सोच रहा था कि ये अल्फांसो कौन हो सकता है। क्या ये रॉसफील्ड के किसी और ग्रुप का आदमी है, या फिर वाकई नाराक में किसी बड़े ग्रुप ने किसी खास मकसद के लिए किलर्स का खात्मा किया है। अभी वो गुस्से के आलम में बैठा मुट्ठियां भींच रहा था कि यकलक दरवाजा खुला और उसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कार्ड था। ये साहब आपसे मिलने आए हैं, मुलाजिम ने कार्ड जैकब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकता, जो भी हो उसे कह दो कि सुबह दफ्तर आए। जैकब ने मुलाजिम के हाथ से कार्ड लेने की बजाय उसे इंतहाई गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, जनाब आप कार्ड देख लीजिए, मैंने इन साहब को पहले ही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सेंट्रल इंटेलिजेंस का अफसर, जैकब ने चौंकते हुए कहा, और फिर मुलाजिम के हाथ से कार्ड ले लिया। ओ, स्पेशल ऑफिसर सेंट्रल इंटेलिजेंस, ठीक है मैं आ रहा हूँ, जैकब ने मुलाजिम से कहा, और मुलाजिम खामोशी से वापस मुड़ गया। ये सेंट्रल इंटेलिजेंस का स्पेशल ऑफिसर क्यों टपक पड़ा है, जैकब ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर उठकर वो एक साइड पर मौजूद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चूंकि वो घरेलू लिबास में था, इसलिए स्पेशल ऑफिसर से मिलने के लिए उसे लिबास तब्दील करना पड़ा था। चंद लम्हे बाद वो ड्रेसिंग रूम से निकला और तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। ड्राइंग रूम में एक मौजिद सा आदमी बैठा सिगार पीने में मसरूफ था। वैसे जिस्मानी लिहाज से वो खासा मजबूत आदमी नजर आ रहा था। मेरा नाम जैकब है, जैकब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मुझे टॉर्जर कहते हैं, मेरा कार्ड आपने देख ही लिया होगा, उस आदमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। जी हाँ फरमाइए, कैसे आना हुआ? और वो भी यहाँ मेरी रिहाइशगाह पर, जैकब ने रस्मी अंदाज में मुसाफा करने के बाद सोफे पर बैठते हुए कदरे नागवार से लहजे में कहा। मैं किलर्स के सिलसिले में आया हूँ, टॉर्जर ने कहा तो जैकब बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन में जैसे धमाका सा हुआ था। किलर्स, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जैकब ने अपने आप को संभालते हुए कहा। आप पुलिस कमिश्नर होकर यहाँ के सबसे खतरनाक मुजरिम ग्रुप किलर्स के बारे में मतलब पूछ रहे हैं। टॉर्जर का लहजा खासा सख्त था। मेरा ये मतलब ना था, मैं उस ग्रुप के बारे में जानता हूँ, लेकिन आपका उस किलर्स के बारे में पूछने का क्या मकसद है? जैकब ने होंठ चबाते हुए कहा। सेंट्रल इंटेलिजेंस को खुफिया तौर पर इत्तला मिली है कि मकामी किलर्स ग्रुप ने पाकिस्तान में कोई खतरनाक मिशन मुकम्मल करना है, और ये खबर हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि आजकल क्रीमिया और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। इसलिए हुकूमत ये बात पसंद नहीं कर सकती कि क्रीमिया का कोई मुजरिम ग्रुप वहाँ कोई कार्रवाई करके इन ताल्लुकात में रखना अंदाजी करे। टॉर्जर ने मुंह बनाते हुए कहा, और जैकब को हकीकतन यूं महसूस हो रहा था जैसे ये टॉर्जर बात करने की बजाय उसके जिस्म में गोलियां उतार रहा हो। पाकिस्तान मिशन के बारे में अभी उसने बाहिसियत किलर्स चीफ ग्रुप के किसी आदमी को तफसील न बताई थी। उसने मास्टर टूडी और टोनी दोनों को सिर्फ अलर्ट किया था कि उन्हें पाकिस्तान मिशन पर जाना है, और ये सेंट्रल इंटेलिजेंस का स्पेशल ऑफिसर इस तरह बात कर रहा था जिससे वो सब कुछ जानता हो। ओह अच्छा ये बात है, लेकिन किलर्स ग्रुप का तो आज ही खात्मा कर दिया गया है। इस ग्रुप के 4 सरकर्दा अफराद थे, और इन चारों को ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। जैकब ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। हमें मालूम है, लेकिन इस ग्रुप का चीफ रॉल्फ है, मैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, टॉर्जर ने मुतमईन लहजे में कहा। रॉल्फ का सिर्फ नाम ही सुना जाता है, आज तक उसे ट्रेस नहीं किया जा सका, जैकब ने जवाब दिया।
इसलिए कि रॉल्फ पुलिस कमिश्नर है, टॉर्जर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। लेकिन जैकब के जहन में उसका ये फिक्रा कयामत खेज धमाके का मौजब बन गया। क्या क्या मतलब? पुलिस कमिश्नर तो मैं हूँ, जैकब ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। और तुम ही रॉल्फ हो, खबरदार अगर कोई गलत हरकत की। दूसरे लम्हे टॉर्जर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अब उसके हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। तुम। जैकब बेख्तियार बौखलाकर खड़ा हुआ ही था कि यकलक उसने उस टॉर्जर को अपने आप पर किसी चीते की तरह झपटते हुए देखा और इसके साथ ही उसकी नाक पर एक जोरदार टक्कर पड़ी। ये टक्कर इस कदर शदीद थी कि उसका जहन बिल्कुल इस तरह बंद हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। उसके एहसासात यकलक फना होकर रह गए। इमरान दौलतगढ़ से वापसी पर अभी फ्लैट में पहुंचा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुलेमान फ्लैट में मौजूद न था, इसलिए इमरान खुद ही ताला खोलकर अंदर आया था। फोन की घंटी बजने पर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बआवाज खुद बोल रहा हूँ। और कहा तो यही जाता है कि मेरी आवाज़ बेहद मीठी है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ज़्यादा मिठास कड़वी मालूम होने लगती है, इसलिए कम से कम मेरी बातें सुने तो आपके हक में बेहतर होगा। इमरान की जुबान पूरी रफ्तार से चल रही थी। ट्रूमैन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से ट्रूमैन की आवाज़ सुनाई दी। ओ, सच्चा आदमी बोल रहा है। सच तो खुद कड़वा होता है, इसलिए उस पर बेचारी मेरी आवाज़ का क्या असर हो सकता है। इसलिए बेशक अपने दोनों कानों के वॉल्यूम खोल लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और दूसरी तरफ से ट्रूमैन के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इमरान साहब, पहले ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कोई साइंसदान सरदावर नामी भी हैं? दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने हंसते हुए पूछा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। सरदावर? हाँ है, क्यों? इमरान का लहजा यकलक संजीदा हो गया था, क्योंकि ट्रूमैन की तरफ से सरदावर के बारे में पूछे जाने से उसके जहन में बेख्तियार खतरे का सायरन बज उठा था। कैसे साइंसदान हैं? ट्रूमैन ने दूसरा सवाल किया। तुम्हारी तरह साइंसदानों के ट्रूमैन हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो ट्रूमैन एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, तो आप फौरन सरदावर की हिफाजत के खुसूसी इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि उन्हें अगवा किए जाने का मिशन यहाँ एक्रीमिया में बनाया जा रहा है। मैं आपको तफसील बताता हूँ, दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने कहा। और फिर उसने रॉसफील्ड से अपने आदमी डेंसी की कॉल से लेकर रॉसफील्ड जाने और वहाँ किलर्स के खात्मे के बाद उस पुलिस कमिश्नर जैकब तक पहुँचने की पूरी तफसील बता दी। उस पुलिस कमिश्नर जैकब ने मेरे इंतहाई सख्त तशद्दुद के बाद जबान खोली थी। बहैसियत किलर्स चीफ उसे ये मिशन दिया गया था कि वो अपने कातिल पाकिस्तान भेजे और वहाँ एक गैर मुल्की ग्रुप को उन्होंने कत्ल करना था। और इस गैर मुल्की ग्रुप ने पाकिस्तान के साइंसदान सरदावर को अगवा करके एक्रीमिया भिजवाना था। मतलब है, जब सरदावर को ये ग्रुप अगवा करके एक्रीमिया भिजवा दे तो किलर्स उस ग्रुप का खात्मा कर दे। उन्हें इस ग्रुप की निशानदही वहीं पाकिस्तान में ही कराई जानी थी। और उसे ये कहा गया था कि वो पहले ग्रुप को अलर्ट रखे, किसी भी वक्त उन्हें पाकिस्तान पहुंचने का इशारा दिया जा सकता था। और ये मिशन उसे एक्रीमिया की किसी खुफिया तंजीम ने, जिसका नाम वो ना जानता था, सौंपा था। ये मिशन उसे रॉन्गटन के एक आदमी के जरिए मिला था। मैं उस जैकब की कोठी से ही आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने उसे भी हलाक कर दिया है और अब मेरा प्रोग्राम है कि मैं रॉन्गटन जाऊँ और वहाँ उस आदमी को ट्रेस करूँ जिसने ये मिशन जैकब के सुपर्द किया था। बाकी तफसीलात वहीं से ही मालूम हो सकती हैं। ट्रूमैन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि अभी सरदावर को अगवा नहीं किया जा सका, वरना वो लोग किलर्स को पाकिस्तान पहुंचने का कह देते। ठीक है, मैं अब संभाल लूंगा। तुम अपनी इस कारकर्दगी पर मेरी और पाकिस्तान दोनों की तरफ से शुक्रिया कबूल करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं इमरान साहब, आपकी वजह से तो अब पाकिस्तान भी मुझे अपना वतन लगता है। बहरहाल मैं सारे सेटअप को ट्रेस करके आपको फिर कॉल करूंगा। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सरदावर को अगवा किए जाने का सुनकर इमरान को वाकई जहनी धचका पहुंचा था, क्योंकि वह सरदावर की पाकिस्तान के लिए अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, सरदावर से बात कराइए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, मैं डॉक्टर नज़ीर बोल रहा हूँ। सरदावर ने 2 रोज़ बाद पाकिस्तान में होने वाली एक बैनुल अक़वामी साइंस कांग्रेस में एक खुसूसी रिसर्च मुकाला पढ़ना है, इसलिए वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से छुट्टी पर हैं ताकि इत्मीनान से अपने रिसर्च मकाले पर काम कर सकें। दूसरी तरफ से डॉक्टर नज़ीर ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, मैं मालूम कर लेता हूँ।
शुक्रिया, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने क्रीडल दबाया और एक बार फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो अब सरदावर की कोठी पर फोन कर रहा था। उसे यकीन था कि सरदावर कोठी में ही होंगे। कौन साहब? राब्ता कायम होते ही सरदावर के जाती मुलाजिम की आवाज सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, सरदावर से बात कराओ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ इमरान साहब, आप? साहब तो लेबोरेटरी में हैं, यहाँ कोठी पर तो नहीं आए, दूसरी तरफ से मुलाजिम ने कहा और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन लेबोरेटरी से तो वो एक हफ्ता हुआ छुट्टी पर हैं। उन्होंने कोई रिसर्च मजमून लिखना था, इसलिए उन्होंने छुट्टी की है। अगर वो कोठी पर नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, फिर वो यकीनन दामान गए होंगे, क्योंकि जब भी उन्होंने लिखने पढ़ने का कोई तवील काम करना होता है तो वो दामान ही जाते हैं। वहाँ चिनार हाउस नामी कोठी उनकी जाती है, 0 पॉइंट पर, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ फोन है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देखकर बताता हूँ, दूसरी तरफ से मुलाजिम ने कहा और रिसीवर पर खामोशी तारी हो गई। चंद लम्हों बाद मुलाजिम की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और उसने इमरान के जवाब देने पर फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने शुक्रिया कहकर क्रीडल दबाया और पहले इंक्वायरी को रिंग करके उसने दामान का राब्ता नंबर मालूम किया और फिर वो राब्ता नंबर मिलाकर उसने सरदावर के मुलाजिम का बताया हुआ नंबर डायल कर दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। चिनार हाउस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। मैं दारुल हुकूमत से अली इमरान बोल रहा हूँ, सरदावर का भतीजा, उनसे बात कराएं, इमरान ने कहा। ओ जनाब, साहब तो परसों वापस दारुल हुकूमत चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उन्होंने तो अभी वहीं रहना था, फिर कैसे चले गए हैं? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जी, उनका रहने का प्रोग्राम तो था, लेकिन परसों यहाँ हेलीकॉप्टर पर अचानक कोई सरकारी आदमी आए थे। वो साहब के साथ खास कमरे में काफ़ी देर बातें करते रहे, फिर साहब उनके साथ ही उस हेलीकॉप्टर पर बैठकर चले गए। जाते हुए साहब ने मुझे कहा कि वो एक ज़रूरी काम की वजह से वापस दारुल हुकूमत जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तुम्हें कैसे पता कि वो सरकारी आदमी थे? इमरान ने पूछा। जनाब, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो सरकारी आदमी हैं और साहब से उन्होंने फौरी मिलना है। मैंने साहब से जाकर कहा तो साहब ने उन्हें कमरे में बुला लिया था, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलीकॉप्टर किस किस्म का था? इमरान ने पूछा। हेलीकॉप्टर फौजी था जनाब, लेकिन वो दोनों साहिबान फौजी वर्दी में न थे, सूटों में थे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनके हुलिये बताओ, ये ज़रूरी है, सही सही बताना, क्योंकि खतरा है कि सरदावर को कहीं अगवा ना कर लिया गया हो, इमरान ने कहा। ओ साहब, अगवा नहीं किया गया, मेरे सामने वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया और फिर उसने हुलिये बता दिए, लेकिन वो आम से हुलिये थे। बावजूद इमरान के पूछने के कोई खास बात वो मुलाजिम ना बता सका था और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमाया थे, क्योंकि इसका मतलब था कि सरदावर को अगवा किया जा चुका है। वो कुछ देर सोफे पर बैठा सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा, दूसरी तरफ से सर सुल्तान के पीए की आवाज़ सुनाई दी। मैं इमरान बोल रहा हूँ, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने खिलाफे मामूल इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ, खैरियत? सर सुल्तान ने पूछा।